फोर्थ ग्रेड का आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 9 मार्च से शुरू होंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कौन से जिले में होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9 जो मंडल है, 9 मंडल मुख्यालय के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो बात है वो सामने आई है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों का लगातार ये कमेंट आ रहा था कि सर संभाग हैं वो तो 10 हैं, या जो पहले संभाग थे वो 7 थे। तो ये जो राजस्थान का 33 जिलों के अनुसार जो मैप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 33 जिलों के अनुसार है। इसमें राजस्थान में 7 संभाग है और संभाग को क्या बोलते हैं अपन, मंडल बोलते हैं। तो 7 संभागों के अनुसार ये जो 33 जिले हैं, ये आप देख सकते हैं कौन सा जिला है वो कौन से संभाग में या कौन से मंडल में आता है। लेकिन खबर निकल कर आई थी कि 9 मंडलों पर आयोजन किया जाएगा, तो फिर ये 7 संभाग है 9 मंडलों पर कैसे होगा, है ना। बहुत से अभ्यर्थियों को ये कंफ्यूजन था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 संभाग है यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे 41 जिलों वालों पर होगा, तो ये आपका 41 जिलों का मैप है। कितने जिलों का, 41 जिलों का मैप है। और कितने संभाग है इसके अनुसार, इसके अनुसार 10 संभाग है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए। 10 संभाग का मतलब कितने मंडल हो गए, 10 मंडल हो गए, है ना। तो फिर वही बात, मंडल तो 9 होंगे। 9 मंडल मुख्यालयों पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसका मतलब ये जिले हैं, ये मंडल है, ये भी नहीं होने वाला है। तो फिर 9 मंडल हैं कौन से, तो ये है 9 मंडल। ठीक है, राजस्थान शिक्षा विभाग यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9 मंडल कौन कौन से हैं, ये है 9 मंडल। पहला अजमेर मंडल, दूसरा भरतपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा चूरू, पांचवा जयपुर, छठा जोधपुर, सातवां कोटा, आठवां पाली और 9वां मंडल कौन सा है आपका, उदयपुर मंडल है। अब कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका राजस्व विभाग कहाँ पर आपका, अजमेर में है, तो सबसे पहले अजमेर की बात कर लेते हैं अपन। आप अगर अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक जिले से संबंधित है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होगा वो अजमेर मुख्यालय पर होगा, अजमेर संभाग मुख्यालय पर, यानी अजमेर जिले में आपका होने वाला है। कौन सी जगह पर होगा इसके लिए अलग से एक लिस्ट जारी की जाएगी। उस लिस्ट में आपका नाम होगा, आपके रोल नंबर होंगे, आपके जिले का नाम होगा, कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उस जगह का नाम भी पर्टिकुलर उसमें दिया हुआ होगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 दिन में उसकी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उस लिस्ट को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वरना आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। जैसे ही लिस्ट आती है तो आपको सूचना दे दी जाएगी। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, अजमेर जिले में होगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से जो भी बच्चे संबंधित हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भरतपुर में होगा। और बीकानेर मंडल में आपका बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, इन जिलों से कोई अभ्यर्थी संबंधित है तो उसका बीकानेर में होगा। चूरू, सीकर, झुंझुनू वालों का चूरू मंडल में होगा। ठीक है, जयपुर में देखिए, जयपुर, अच्छा सीकर को लेकर कंफ्यूजन है काफी अभ्यर्थियों को कि जयपुर में होगा। ठीक है, लेकिन सीकर जो है वो चूरू मंडल में आ गया है। ठीक है, ये जो राजस्थान शिक्षा विभाग है इसमें जो सीकर है इसको चूरू मंडल में डाल दिया है। तो सीकर वाले बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कहाँ पर होगा, आपका चूरू में होगा। और अगर कोई अपडेट आता है तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जोधपुर में देखिए, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से जो भी व्यक्ति संबंधित है उनका जोधपुर में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती वाले चारों जिले हैं, कोटा मंडल में होगा। पाली, सिरोही, जालौर वालों का पाली मंडल में, जबकि उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले से जो भी कैंडिडेट संबंधित हैं उनका उदयपुर मंडल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होगा। अब जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, बहुत से अभ्यर्थियों को ये कन्फ्यूजन है। मैं लगातार जब कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो यही कमेंट है वो भर भर के आया हुआ रहता है। एक तो चेकलिस्ट का कमेंट बहुत आता है भाई साहब, एक तो टेलीग्राम पर भी चेकलिस्ट का कमेंट है वो भी बहुत आता है, और यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी बहुत है। तो देखिए चेकलिस्ट को लेकर जैसे कोई अपडेट आएगा, विभाग के द्वारा चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और यूट्यूब पर भी मैं आपको बता दूंगा। तो उसको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसकी अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट लेकर आया हूँ मैं। 25 से 30 डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। 25 से 30 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो सभी को नहीं लेकर जाने हैं, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कंपलसरी लेकर जाने हैं, उनके बिना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेकर जाओगे तो आपका जो रिजल्ट है वो अस्थायी कर दिया जाएगा। कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें बताया था आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट प्रोविजनल कैटेगरी में ना जाए इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स है ये लेकर ही जाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई अगर स्क्रूटनी फॉर्म में भरते समय आपसे कोई दिक्कत हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसका शपथ पत्र आप जरूर बनवा लेना, वरना आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जा सकता है। और अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो भी आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो एक बार अपन फटाफट देख लेते हैं क्या क्या आपको लगाना है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये क्रम से आपको लगानी है। सबसे ऊपर आपकी जो चेकलिस्ट है वो आपको लगानी है, फाइल में सबसे ऊपर आएगी आपकी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के बाद में आपका स्क्रूटनी फॉर्म, एसएसओ पोर्टल पर आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उस स्क्रूटनी फॉर्म का आपको प्रिंट निकलवा लेना है। अच्छा, ये भी कमेंट था कि उस स्क्रूटनी फॉर्म पर गजेटेड ऑफिसर की साइन करवानी है या नहीं करवानी है। तो अगर आपने करवा ली है तब तो ठीक है,
और अगर नहीं करवाए हैं तो भी ठीक है, लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म आपने जो भरा है उसके ऊपर जरूर करवा लेना, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म पर गजेटेड ऑफिसर के साइन होने जरूरी है, तो उसके ऊपर आप जरूर करवा लेना। तो सबसे ऊपर चेकलिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपका जो विस्तृत आवेदन पत्र आपने स्क्रूटनी फॉर्म पर एसएसओ पोर्टल के ऊपर जो भरा था उसके 2 प्रिंट आपको निकलवा लेने हैं, एक प्रिंट आपको बैकअप के तौर पर और एक जो प्रिंट है वो आपको इस चेकलिस्ट के नीचे लगा देना है। उसके बाद में आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो लगाना है। और ये मैं आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म बता रहा हूँ ना, ये 2 अटेस्टेशन फॉर्म है, एक तो आपका ऑनलाइन भरा है वो, और उसके नीचे आपने जो ऑफलाइन भरा है ना वो अटेस्टेशन फॉर्म लगा देना जो आपने कैपिटल लेटर में भरा है। अब जिन भी कैंडिडेट ने स्मॉल लेटर में भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्मॉल लेटर वाला लगा देना, तो वो आपको यहाँ पर लगाने हैं और दोनों के ऊपर गजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म चाहे आपका ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। इसके अलावा आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो आवेदन शुल्क दिया है 100 रुपये की 110 रुपये की जो आपकी रसीद है वो रसीद आपको यहाँ पर लगानी है। इसके नीचे आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आपने स्टार्टिंग में 2025 में जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अगर आपके पास में नहीं है तो एसएसओ आईडी पर जाओगे, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाओगे तो वहां पर आपका पड़ा हुआ है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है, आपको वो लगाना है। इसके नीचे आपको एडमिट कार्ड लगाना है, अगर एडमिट कार्ड है तो लगा देना, नहीं है तो स्कोर कार्ड है वो आप लगा देना। स्कोर कार्ड कैसे देखना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख लेना, वो स्कोर कार्ड है वो प्रिंट कर लेना और वो आप लगा देना। अगर एडमिट कार्ड है तो भी आप स्कोर कार्ड लगा देना, यानी कि दोनों लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, ये आपको सामान्य कागज के ऊपर इसका प्रिंट निकलवा कर लेकर जाना है, वहां पर जो भी कर्मचारी बैठेंगे उनके सामने आपको ये बढ़ना है। अगर पहले बढ़ लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रिंट एक्स्ट्रा निकाल कर आप ले जाना, आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जब वो बोलेंगे कि आपको लिखना है तब आपके पास में होगा तब तो आप लिख दोगे, नहीं होगा तो एक फोटोकॉपी कराने के लिए आप दर दर बाहर भटकते रहोगे, तो ऐसी स्थिति का आपको वहां पर सामना नहीं करना है। तो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, जो हैंड राइटिंग आपने भरोगे वो आपको इसके नीचे लगाना है। इसके बाद में आपकी जो 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का जो प्रमाण पत्र है वो दोनों लगाने हैं, ठीक है, दोनों लगानी है, इसका मतलब दोनों ही लगाने हैं। अगर 10वीं की मार्कशीट के साथ में प्रमाण पत्र है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग है, 2003-4 से लेकर 2010-11 के बीच में जो भी कैंडिडेट ने 10वीं की है उसका मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग आते थे, तो वो दोनों आपको लगाने हैं। उसके नीचे आपकी 12वीं की मार्कशीट और जो 12वीं का प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय केवल 10वीं तक का डाटा दिया है, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय केवल 10वीं तक की डिटेल भरी है, तब आप केवल 10वीं तक का लगा सकते हो, आगे आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है शैक्षणिक योग्यता में। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय 10वीं तक का डाटा दिया था, स्क्रूटनी फॉर्म में ग्रेजुएशन तक का डाटा दिया है, तब आपको ये सारे लगाने पड़ेंगे, यानी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन और अगर पीजी का भरा है पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो भी लगानी है। ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी लगानी है और जो डिग्री है उसकी फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, इनमें ये सारे ओरिजिनल लगेंगे, इनकी फोटोकॉपी लगेगी। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, पहले वाला तहसीलदार वाला नहीं चलेगा, डिजिटल वाला बनाया हुआ है तो वो लगाना है। अगर आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का बनवाया है तब आपको शपथ पत्र लगा देना है, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। इसके नीचे आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, कंपलसरी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी ही है। अगर आधार कार्ड की फोटोकॉपी में जन्म दिनांक और अगर नाम में मिस्टेक है तो एक एफिडेविट बनवा लेना और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। इसके अलावा अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट है कि हमारे फॉर्म में ये ऑप्शन ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अब जो फॉर्म है उसकी फीस तो लगती नहीं है, इसलिए फॉर्म फीस में किसको छूट चाहिए, इसलिए डायलॉग वाला ऑप्शन ही नहीं था। अरे था ऑप्शन, जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म लगाओगे ना, इस एप्लीकेशन फॉर्म में देखना एक कॉलम उसमें दिया हुआ है, अगर आपकी आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपने यस किया था या नो किया था। अगर यस किया था तब आपको 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाना है और ये आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर वहां पर नो किया था तब आप ये आय प्रमाण पत्र रहने देना। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना है। अब जाति प्रमाण पत्र फिर वही बात, आवेदन की अंतिम तिथि से अगर 12 महीने पहले तक है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित है उनका अगर 12 महीने से 3 साल तक का पुराना है तब आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा और नया भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो उस कैंडिडेट आप देख लेना उस हिसाब से। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो संबंधित कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस वाला लगाना है। और यदि अगर आप खेल से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स कोटे का आपने इसमें आवेदन फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट लगाया है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, तो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें लगाना है। इसके अलावा सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, आपको कंपलसरी है, उसके बिना आपका रिजल्ट है वो प्रोविजनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र थे 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आपको इसमें लगाने हैं। इसके बाद में आपका जो सामान्य घोषणा पत्र है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपने तैयार किया था, ये लगाना है। इसके नीचे विवाहित अविवाहित वाला जो है ना दहेज, और ये आपका बोर्ड के आधिकारिक प्रारूप के अनुसार विवाह स्थिति वाला 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाना था, ये आपको लगाना है, ठीक है। ये दहेज वाला था, इसमें आपका जो चाहे आप विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों को ही दहेज वाला लगाना ही है। क्यों लगाना है? विवाहित वालों को तो इसलिए कि उन्होंने दहेज नहीं लिया है, और अविवाहित वालों को इसलिए कि भविष्य में अगर उनकी शादी होगी तो वो दहेज नहीं लेंगे।
इस तरीके से आपको दोनों लगाना है। और विवाह पंजीयन न होने पर आपको शपथ पत्र है वो देना। यदि आपका जो विवाह है वो 2006 से पूर्व हो चुका है लेकिन मेरी सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है तो आपको ये शपथ पत्र है वो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर लिखवाना पड़ेगा। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये आपको देना ही पड़ेगा। या अगर आप अविवाहित हैं तो भी आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो देना पड़ेगा, और विवाहित है तब आपको देना ही है। सादे कागज के ऊपर बनाना था, ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको देना है। इसके अलावा धूम्रपान गुटखा का सेवन न करने का जो शपथ है आपको सादे कागज के ऊपर देना था, ये आपको देना है। और संविधान संबंधी प्रतिज्ञा है, ये इसका आपको देना है शपथ पत्र। और नमूना हस्ताक्षर और हस्तलिखी जो प्रारूप है ये आपको साथ लेकर जाना है, वहीं पर बढ़ना है। ठीक है, पहले बढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रिंट है वो साथ निकाल कर आप ले जाना। और टीएसपी नॉन टीएसपी का जो विकल्प पत्र है वो आपको लेकर जाना है। जिन भी अभ्यर्थियों का टीएसपी में और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी में चयन हुआ है उनको ये लेकर जाना है। इसके अलावा विधवा परित्यक्ता या पुनर्विवाह का जो घोषणा पत्र है ये आपको इसमें लेकर जाना है। जिन भी कैंडिडेट के ये लागू है उनको लेकर जाना है। ठीक है, जो विशेष कैटेगरी में आते हैं उनको सबको नहीं लेकर जाना है। और जो भी कैंडिडेट है जो पहले से सरकारी सेवा में है वो चतुर्थ श्रेणी में आना चाहते हैं तो उनको एनओसी को लगानी है, सबको नहीं लगानी है, जो कैंडिडेट है उन्हीं को लगानी है। इसके अलावा आपको 5 जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेकर जानी है। और स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अगर आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई थी तो उसके लिए आपको एक अलग से शपथ पत्र बनवा लेना है, और वो शपथ पत्र है वो आपको नीचे नीचे लगा देना है। तो इस तरीके से इतने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो कौन से मंडल मुख्यालय पर होगा वो आप यहाँ पर देख लेना। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई सूचना आती है, कोई लिस्ट जारी की जाती है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित है, ताकि उनको भी समय समय के ऊपर इस तरीके की न्यूज़ का फायदा मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।